वॉइस नहीं आ रही इनको, कह रहे हैं। देखो अब आवाज आ जाएगी तुम्हारी बराबर। अब क्या है कि अपना प्रोग्राम चालू कर दे अपन तो कार्यक्रम, ठीक है। तो कल हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एकीकरण के अंदर हमें सभी रियासतों को एक करके किसमें शामिल करना है, भारत में। तो अब एकीकरण का प्रोसेस जो है, एकीकरण का प्रोसेस जो है वो पूरे में चला। तुम्हें केवल तुम्हारे कहाँ का एकीकरण सीखना है, कि हमें हमारे केवल कहाँ का एकीकरण ही पढ़ना है, राजस्थान का, ठीक है। अब यहाँ से बात ये होती है, तो पहला काम कि तुम्हें कोई इतना सरल प्रश्न पूछे कि बताओ राजस्थान के एकीकरण में, बताओ राजस्थान के एकीकरण में कितनी रियासतें शामिल हुई थी। तो तुम लोग बताओगे कि राजस्थान के एकीकरण में कितनी रियासतें शामिल हुई थी, 19 रियासतें, ठीक है। इसके अलावा इन 19 रियासतों के अलावा राजस्थान के एकीकरण के अंदर कुछ क्या भी शामिल हुए थे, ठिकाने। इन 19 रियासतों के अलावा राजस्थान के एकीकरण में कुछ क्या भी शामिल हुए थे, ठिकाने। और तुम्हें कोई पूछे कि बताओ राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकाने शामिल हुए हैं, कि ठिकाने क्या अभी अपन आगे समझ लेंगे, ठीक है। और 19 रियासतें 3 ठिकानों के अलावा संख्या में कितना, और संख्या में एक जो है वो क्या भी शामिल हुआ है। तो संख्या में एक जो है वो क्या भी शामिल हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश। यानी राजस्थान के एकीकरण के अंदर कितनी रियासतें, 19 रियासतें, कितने ठिकाने हैं, 3, और एक क्या शामिल हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश। और हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें केवल इतना ही करना है कि हमें इन 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। और इस समय हमारे राजस्थान के ठीक बीचों बीच जो केंद्र शासित प्रदेश था, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम तुम लोग क्या बताओगे, अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम बताओगे, अजमेर मेरवाड़ा। तो इन 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ना है, और इन सबको जोड़ के हमें हमारा नया क्या बनाना है, वो अभी अपन बनाना क्या करते हैं, शुरू करते। तो एक बार कल से आगे लिखना शुरू करो, देखें, लिखो, लिखो राजस्थान के एकीकरण में, कल से आगे लिखना शुरू करो तुम लोग। देखो राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 3 ठिकाने, वह एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, वह एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, वह एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था, ठीक है। केंद्र शासित का नाम इधर ही लिख दो, अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान के ठीक बीचों बीच जो एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसका नाम क्या बताओगे, अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश का नाम ये लिख दो, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। लिखा तुम सब लोगों ने यहां तक, ठीक है। अब आगे क्या सीन है वो देखो, कि हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतों के अलावा क्या भी शामिल हुए हैं, क्या भी शामिल हुए हैं, ठिकाने। तो एक तो ये ठिकाने क्या बीमारी, पहले अपन इससे निपट लेते हैं, ठीक है। तो पहला काम तो तुम्हारा ये हो जाता है कि ठिकानों को तुम 2 नामों से और पुकारोगे। तुम ठिकानों को एक तो क्या कह के पुकारोगे, नॉन सैल्यूट स्टेट, ठीक है। या तुम चाहो तो ठिकानों को और किस नाम से भी पुकार सकते हो, और तुम लोग चाहो तो ठिकानों को क्या भी कह सकते हो, चिप सिप स्टेट। तो ठिकाने बोलो, चाहे नॉन सैल्यूट स्टेट बोलो, चाहे चिप सिप स्टेट, बात एक ही है। तो अब तुम्हें इतना तो आइडिया लग रहा है कि राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकाने शामिल हुए हैं, 3 ठिकाने, ठीक है। तो पहला काम तो ये है कि जो 3 ठिकाने शामिल हुए थे उनके नाम क्या है। तो राजस्थान के एकीकरण के अंदर जो 3 ठिकाने शामिल हुए हैं उनमें से एक नाम क्या बताओगे, राजस्थान के एकीकरण में जो एक और ठिकाना शामिल हुआ है उसका नाम क्या बताओगे, और राजस्थान के एकीकरण में जो एक और ठिकाना शामिल हुआ है उसका नाम क्या बताओगे, तो उसका नाम क्या बताओगे, निमराना। तो राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकाने ऐड हुए हैं, 3, कौन कौन से, लावा, कुशलगढ़ और निमराना। दूसरा काम ये है कि जो ठिकानों के बॉस होते हैं, बॉस मतलब प्रमुख, जो ठिकानों के प्रमुख होते हैं उनको राजा नहीं कहना, जो ठिकानों के हेड ऑफ होते हैं उनको राजा नहीं, उन राजाओं की जगह उनको क्या बोलोगे,
जो ठिकानों के प्रमुख होते हैं, ठिकानों के वारिस जो होते हैं, उनको क्या बोलना है तुम्हें? राव कहना है। अब एक ही कण में कितने ठिकाने शामिल हो रहे हैं? 3। कौन कौन से? निम्राना। तीनों को पहले तो ढूंढ लेते हैं। पहला काम कि जब एकीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ था, जब एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो निम्राना किस रियासत का भाग था? तो तुम बताओगे कि जब एकीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ था तो निम्राना किस रियासत का भाग था? तो आप बताओगे कि निम्राना किस रियासत का भाग था? अलवर। जब एकीकरण खत्म हुआ, जब एकीकरण खत्म हुआ तो निम्राना को कौन से जिले में ही शामिल किया गया? जब एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, एकीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ, निम्राना किस रियासत में था? एकीकरण खत्म होने के बाद कौन से जिले में शामिल किया गया? तो पहला काम तो तुम्हारा ये है कि तुम रियासत को जिला बोलने की कोशिश नहीं करोगे और जिले को रियासत कहने की कोशिश नहीं करोगे। दोनों चीजें क्या हैं? अलग अलग है। जब एकीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ तो निम्राना किस रियासत में आता था? एकीकरण खत्म होने के बाद भी कौन से जिले में शामिल किया गया? अलवर। लेकिन 5 से 7 महीने से कहीं दूसरी जगह घूम रहा है। कौन? अपने टीवी पे कौन घूम रहा है? निमराना। और निमराना जो है, इसकी प्रेजेंट लोकेशन आजकल वो नए जिले में। भी सरकार ने खूब जिले बनाए ना तुम्हारे घूमने के लिए, तुम घूम सको। तो सरकार ने तुम्हारे घूमने के लिए एक जिला कौन सा बनाया? कोटपुतली बैरोड। तो निमराना का प्रेजेंट लोकेशन अभी 6-7 महीने से कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? लेकिन अपने उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने वो काम केवल किससे है? अलवर से। और एकीकरण के प्रोसेस के समय भी अलवर में था, एकीकरण खत्म होने के बाद भी अलवर डिस्ट्रिक्ट में गया, सालों तक अलवर में ही रहा, लेकिन 2-5 महीने से कहा घुमा रहे इसको? कोटपुतली बैरोड। ठीक है, वैसी बात करनी है। कहा की जब एकीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ तो कुशलगढ़ किस रियासत का भाग था? जब एकीकरण खत्म हो गया, जब एकीकरण खत्म हो गया तब भी कुशलगढ़ को कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लिया गया? और आज भी कुशलगढ़ कौन से जिले में ही है? यानी ना तो निमराना का लोकेशन चेंज हुआ, ना किसका लोकेशन चेंज हुआ। निमराना अलवर अलवर ही रहा, कुशलगढ़ भी बांसवाड़ा बांसवाड़ा ही रहा, लेकिन यहाँ लोकेशन चेंज कर देगा। किसका? लावा का। जब एकीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ था, जब एकीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ था तो लावा किस रियासत का पार्ट था? तो आप बताओगे कि एकीकरण के प्रोसेस के समय ये लावा जो है वो किस रियासत का भाग था? लेकिन जैसे ही एकीकरण खत्म हुआ, तो एकीकरण खत्म होने के बाद उसको जयपुर डिस्ट्रिक्ट में शामिल नहीं किया गया, इसका लोकेशन बदल दिया गया और इसका लोकेशन जो है वो कहाँ रहा? तो कहाँ चला गया? टोंक में। और आज भी कहाँ बना हुआ है ये? टोंक में। तो निमराना का लोकेशन भी चेंज नहीं हुआ, कुशलगढ़ का भी चेंज नहीं हुआ, केवल किसका चेंज हुआ था? जब एकीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ तो लावा किस रियासत का भाग था? जयपुर रियासत का। लेकिन एकीकरण खत्म होने के बाद इसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में लिया गया? टोंक डिस्ट्रिक्ट में लिया गया। और जो ठिकानों के प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? और हमारे एकीकरण में कितने ठिकाने जुड़े हैं? 3 ठिकानों को किन दो नामों से और पुकारते हैं? और क्या कहते हैं? चिपसिप स्टेट। तो अब यहाँ पे है क्या कि तुम्हें 3 लोग यहाँ मिलेंगे जो एकीकरण के समय 3 ठिकानों के प्रमुख है। तो एकीकरण के समय लावा के बोस यानी लावा के राव कौन थे? तो आप बताओगे कि एकीकरण के प्रोसेस के समय लावा के प्रमुख कौन थे? आदमी का नाम क्या बताओगे? बंस प्रदीप सिंह। एकीकरण के प्रोसेस के समय कुशलगढ़ के प्रमुख कौन है? तो आप बताओगे कि कुशलगढ़ के प्रमुख जो थे उनका नाम क्या बताओगे? नाम क्या बताना है? राव हरेंद्र सिंह। और एकीकरण के प्रोसेस के समय निमराना के प्रमुख कौन थे? तो आप बताओगे कि एकीकरण के प्रोसेस के समय निमराना के जो प्रमुख थे उनका नाम क्या बताओगे? राव राजेंद्र सिंह। तो राव राजेंद्र सिंह एकीकरण के समय किस ठिकाने के हेड ऑफ है? कुशलगढ़ के हेड ऑफ कौन है? हरेंद्र सिंह। और लावा के राव कौन है? बंस प्रदीप सिंह। और एकीकरण में कितने ठिकाने शामिल हो रहे हैं? लिखो देखें। लिखो 3 ठिकाने। ठिकानों को 2 नाम से और पुकारते हैं, क्या भी बोलते हैं? नॉन सैल्यूट स्टेट। और एक क्या बोलते हैं? चिपसिप स्टेट। नॉन सैल्यूट स्टेट और एक बोलते हैं चिपसिप स्टेट। चिपसिप स्टेट। ठीक है, और लिख दो। ठिकानों के प्रमुख राव कहलाते थे। ठिकानों के प्रमुख क्या कहलाते थे? राव।
ठिकानों के प्रमुख राव कहलाते थे। ठीक है, तीनों ठिकाने लिख दो। लावा, कुशलगढ़ एंड निमराना। ठीक है, लावा के राव कौन थे? बंस प्रदीप सिंह। बंस प्रदीप सिंह। ठीक है, कुशलगढ़। कुशलगढ़ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा ही। और कुशलगढ़ के राव कौन है? तो लिख दो राव हरेंद्र सिंह। राव हरेंद्र सिंह। और निमराना। ठीक है, एकीकरण के प्रोसेस के समय भी अलवर में, बाद में भी कहाँ रहा? अलवर में। लेकिन 2-5 महीने से कौन से नए जिले में? कोटपुतली, बहरोड। और निमराना के राव कौन है? राव राजेंद्र सिंह। राव राजेंद्र सिंह। राव राजेंद्र सिंह। लिखा तुम लोगों ने यहां तक? अभी बढ़े हम यहां से आगे, सबने लिख दिया ना? लास्ट तक भी लिख दिया? लिख दिया? बढ़ू मैं यहाँ से आगे? ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या बोल देखो कि एक एक करके अपन स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। पहला काम कि तुम्हें कोई पूछे कि राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ था, तो उसको बता देना कि भाई राजस्थान का एकीकरण किस तारीख को स्टार्ट हुआ? 18 मार्च 1948। ठीक है, और राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ। और राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू होते हुए कब खत्म हुआ? कब खत्म हुआ था? 1 नवंबर 1956। और राजस्थान का एकीकरण जब 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ, तो राजस्थान के एकीकरण के कुछ क्या थे? और राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण थे? 7 चरण। तो जब राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ, जब राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ, तो 7 चरणों में होता हुआ कब खत्म हुआ? 1 नवंबर 1956। तो मुझे यहाँ लगता है कि एग्जाम में आने लायक पहला प्रश्न बन जाता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? हाँ भाई, भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही तुम्हारे तक? आ रही है ना? और तुम फॉरेन से पढ़ने थोड़ी ना हो यहाँ पे, है? तुम तो भारत के लोग हो ना? है, तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। मतलब ये ऐसी चीज है जो हमें बचपन से याद है। ये ऐसी चीज है जो हमें बचपन से क्या है? याद है। और ये शायद ऐसी चीज भी है कि अपने कोई नींदों में उठा के पूछे ना कि चल बता नींदों में आधी रात को कि भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा, तब भी अपन नींदों में भी इस चीज का आंसर क्या बोलेंगे? सही बोलेंगे कि 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन। तो वैसे ही अब हमारा यहाँ प्रश्न बनेगा कि जब एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ और 7 चरणों में कब खत्म हुआ? 1 नवंबर 1956। तो हमारा यहाँ प्रश्न बन जाएगा कि बताओ राजस्थान के एकीकरण में कितना टाइम लगा था? तो आप बताओगे कि राजस्थान के एकीकरण में कितने साल पूरे लगे, एक्स्ट्रा कितने महीने, और एक्स्ट्रा कितने दिन? 14 दिन। तो राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन का क्या लगा? समय लगा। और स्टार्ट कब हुआ था? 18 मार्च 1948। खत्म कब हुआ? 1 नवंबर 1956। और राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण थे? तो आप बताओगे कि राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण थे? 7 चरण। तो लिखना शुरू करो, देखें। लिखो राजस्थान का एकीकरण
राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था। 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था, जो 7 चरणों में 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था, जो 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था, जो 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। जो 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट लिखो, लिखो राजस्थान के एकीकरण में, लिखो राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष, राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा था। 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा था, लिखा तुम लोगों ने। ठीक है, अब यहां से कुछ नए काम पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या नए काम पैदा हो रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण थे। हम लोग पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण थे, 7। तो पहला काम तो तुम्हारा ये पैदा हो गया कि तुम्हें 7 चरणों के नाम क्या होने चाहिए, याद। ठीक है, दूसरा काम तुम्हारा ये पैदा हो गया कि राजस्थान के एकीकरण के अगर 7 चरण हैं, राजस्थान के एकीकरण के अगर कितने चरण हैं, तो वो 7 चरण किस किस तारीख को बने हैं। तो 7 चरणों की तारीखें भी तुम लोगों को क्या होनी चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम कि 7 चरणों के अंदर तुम्हें 7 चरणों के अंदर कितनी रियासतें मिलाना सीखना है, 19। कितनी रियासतें, एकीकरण के कौन से चरण में, एकीकरण के कौन से चरण में कब कहां कौन सी रियासत किस जगह पर शामिल हुई है। पेपर वाला मास्टर हमें ऐसा भी पूछेगा। तो अब तुम्हारे यहाँ पे कितने काम निकल के आ गए, 3, जिनमें से 2 काम आज यहाँ करेंगे। कि पहला काम तो क्या पैदा हुआ, 7 चरणों के नाम क्या होने चाहिए, याद। और याद ऐसे नहीं होने चाहिए, हमें क्रम से याद होने चाहिए। कैसे याद होने चाहिए, क्रम से। दूसरा काम यह है कि 7 चरणों की तारीखें भी तुम लोगों को क्या होनी चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम है कि 7 चरणों के अंदर तुम्हें कितनी रियासतें मिलाना सीखना है, 19। और ये वाला काम तो खैर अपन कल ही करेंगे कि एकीकरण के कौन से चरण में कब कहां कौन सी रियासत शामिल हुई है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट काम आज यहाँ करेंगे कि 7 चरणों के नाम हमें क्रम से क्या होने चाहिए, याद। और 7 चरणों की तारीखें भी हमें क्या होनी चाहिए, याद। अब है क्या, वो देखो कि 7 चरणों के नाम जो याद करने, तुम्हें ऐसे याद नहीं करने, तुम्हें क्रम से याद करने। कैसे, कि मान लो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो और वहां कोई ऐसा प्रश्न आ जाए, और आजकल प्रश्न आने का ट्रेंड बिल्कुल ऐसा ही है। तुम ऐसे हो सकता है कि बहुत जने पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन तुम जैसा जैसा मास्टर लोग पढ़ा रहे हैं ना, उनके साथ अपना किसी प्रकार का दिमाग खर्च नहीं करना है। ठीक है, तुम केवल मास्टर के दिमाग के साथ साथ ऑटोमेटिक आगे बढ़ते रहो, तुम सही राह पे आना क्या हो जाओगे, शुरू हो जाओगे। कि मान लो तुम लोग एग्जाम के अंदर बैठे हो, ठीक है, कि कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है कि मान लो पेपर वाला एक ऑप्शन तुम्हारे सामने क्या रख देता है, संयुक्त राजस्थान। या मान लीजिए एग्जामिनर जो है वो तुम्हारे सामने एक ऑप्शन क्या रख देता है, पूर्व राजस्थान संघ। या मान लीजिए एग्जामिनर तुम्हारे सामने एक ऑप्शन क्या रखता है, या मान लीजिए एग्जामिनर एक ऑप्शन जो है वो तुम्हारे सामने क्या रखता है, राजस्थान संघ। या मान लीजिए एक एग्जामिनर ऑप्शन जो है वो तुम्हारे सामने क्या रख देता है, क्या रख देता है, संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये एकीकरण के जो है वो एग्जामिनर यूं पूछेगा। और जनरली हमें पता होता है कि एकीकरण वो टॉपिक है जहां से एग्जाम में लगभग एक प्रश्न हर एग्जाम में आता है, तो आता ही है। और तुम्हारे सुपरवाइजर के अंदर भी एक प्रश्न कहां से मिलेगा तुम्हें। तो एकीकरण अपन अच्छा से पढ़ते हैं, मास्टर लोग भी अच्छा से पढ़ाते हैं, कोने कोने एकीकरण के बारे में तुम्हें पढ़ा देते हैं। लेकिन वहां जब एग्जाम हॉल में गए, जैसे पन्ना खोला, पेपर के अंदर वास्तव में एक प्रश्न कहां से दिख गया, और मास्टर वहां पे अपने को पूछ रहा है कि तुमने एकीकरण पढ़ा है, तो हम भी उसको कह रहे हैं कि हाँ मैंने एकीकरण पढ़ा, क्या उखाड़ लेगा। तो कहता है कि मैं कुछ उखाड़ने नहीं आया हूँ, मुझे तुम लोग इतना ही बता दो केवल कि तुम्हारे एकीकरण के कितने चरण थे। तुम हमने इन 7 में से कितने चरणों के नाम लिखे हैं, 5 चरणों के।
और वो इतना ही सिंपल पूछ रहा है कि तुम एकीकरण के इन 7 चरणों में से हमने 5 चरणों के नाम लिखे हैं, तुम तो इसे केवल किससे जमा के बता दो, कालक्रम से। और फिर इनके सामने ऑप्शन लिखता है, वो कैसे कि फिर ये लिखा जाता है, इधर लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं बी, फिर सी, फिर डी, और फिर क्या लिखते हैं ए। और 5 ऑप्शन देने के बाद फिर ऑप्शन सेट करेगा वो 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और क्या देता है वो, कोई ऑप्शन ए से चालू हो रहा है, कोई सी से, कोई डी से, सब में 5-5 नाम भरे हुए हैं, और पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन के अंदर पांचों का क्रम जो है वो क्या लिखा गया है, सही लिखा गया है। तो एकीकरण के जो 5 चरण लिखे हैं, इन 5 चरणों को पूछ रहा है कि किस क्रम में जमाओ, काल क्रम में, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर यहाँ से भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। ये तो पहले पूछते थे कि काल क्रम में क्या करो, जमाओ। आजकल मास्टर और इससे आगे पूछ रहे हैं। कैसे पूछ रहे हैं कि जो एकीकरण के जो 5 चरण लिखे हैं, इनको भी तुम किस क्रम में जमा के बताओ, आरोही और किसमें जमा के बताओ, अवरोही। आजकल पैटर्न इस पे चल रहा है। वो तो बीती हुई बात होगी। कालक्रम से जमाने का मीनिंग है कि पहला कौन सा बना, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा, और बाद में कौन सा। नहीं पूछ रहा पेपर वाला, इससे भी आगे की बात पूछ रहा है कि इनको भी किस क्रम में जमा के बताओ तुम, आरोही अवरोही। और जैसे ही आरोही अवरोही आता ना, तो आया हुआ प्रश्न भी गलत होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है कि साला आज दिन तक नहीं पता कि बड़े से छोटा कि बड़े से छोटे से बड़ा। और आ भी रहा होता तो भी गड़बड़ हो जाती है कि आइडिया नहीं लग रहा कि किधर से चालू करना, किधर क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, तो वैसे एक बार तुम लोग कोशिश करो, देखें कि अगर ये जो 5 चरण है, मैं तुम्हें सिंपली पूछूं कि इनमें पहला कौन सा बना, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा, और बाद में कौन सा, तो पहला कौन सा बनाओगे? हाँ ठीक है, बाद में कौन सा बनाओगे? हाँ, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, मतलब तुमने पढ़ा है, तुम तो पुराने लग रहे हो यार। है, तुमने पढ़ा है मतलब। वाह, कोई बात नहीं। देखो क्या है कि ये ऐसी चीज है, इन चीजों के आंसर अभी तुम मेरे सामने बैठकर क्या दे सकते हो, सही। लेकिन जिस दिन अपने हाथ में पेपर होता है ना, है, और जिस दिन अपन मेन एग्जाम हॉल के अंदर बैठे होते हैं, और जैसे ही अपने हाथ में पेपर आता है ना, वैसे आए हुए प्रश्न ऐसे भी हमारे वहां पे क्या हो जाते हैं, गलत। दो चीजें होती है कि जब तक अपन एग्जाम हॉल में पैर नहीं रखते ना, अपन शहनशाह है। अपने को हर प्रश्न का उत्तर क्या होता है, याद होता है। और जैसे ही अंदर बैठते हैं, अंदर मास्टर लोगों ने हमें पेपर हाथ में दिया, अपनी उल्टी गिनती क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ऐसे आए हुए प्रश्न भी हमारे क्या हो जाते हैं, गलत। उसका रीजन है, ऐसे प्रश्नों के आंसर फिर भी तुम मेरे सामने बैठ के क्या दे सकते हो, सही। लेकिन जब यही चीज एग्जाम के दिन एग्जाम हॉल में होती ना, वहां गड़बड़ होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। क्योंकि वो एग्जाम के दिन का माहौल ही क्या होता है, अलग होता है। और एग्जाम हॉल का प्रेशर दिमाग के ऊपर कैसे सहन करना है, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। और तैयारी दो तरीके की होती है, एक तो तैयारी वो होती है एग्जाम हॉल के बाहर तक की, और एक तैयारी होती है एग्जाम हॉल के अंदर तक की। उस पढ़ने वाले आदमी को अच्छे से पता होता है कि एग्जाम में कौन सी चीजें ऊंचे नीचे गिरा सकती है। ठीक है, तो अब है क्या कि इन एकीकरण के 7 चरणों को, वैसे तुम्हें लगभग शायद पता है कि एकीकरण के 7 चरणों को कैसे क्रम से याद रखना है। तो मैं केवल कुछ वर्ड लिख रहा हूं। एक वर्ड क्या लिखा है, एम। फिर एक वर्ड क्या लिखा है, फिर मैंने एक वर्ड क्या लिखा है, जे। एक वर्ड मैंने क्या लिखा है, बी। मैंने एक वर्ड क्या लिखा है, जे बी। फिर मैंने एक वर्ड क्या लिखा है, आर ओ। फिर मैंने एक वर्ड क्या लिखा है, क्या लिखा मैंने, वाई ए। ठीक है, भोजनों को आता है, भोजनों को शायद नहीं आता। ठीक है, तो जब मैं तुम्हें कहूं कि इस लाइन को पढ़ो, तुम भोजन ऐसे ही पढ़ पाओगे, एम ई जे बी आर ओ वाई ए। लेकिन जब मैं तुम्हें कहूं कि तुम अब इस लाइन को अब पढ़ के बताओ, तो तुम एक टूटा फूटा मीनिंग निकाल लोगे। अब ये लाइन क्या लिखी है, पहला वर्ड क्या लिखा है, मैं। फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है। ठीक है, अब रटना नहीं है, ये खुद बता रहे हैं कि हमारे नाम क्या है। ठीक है, अब पहला वर्ड जो है वो क्या लिखा हुआ है, एम। तो एम से बड़ा सिंपल सा मीनिंग निकल रहा है, और एम से मीनिंग जो है वो मेरे लिए क्या निकल रहा है, मदर संघ। यानी राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण है वो कौन सा है, मदर संघ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, ई। रटना नहीं है, ये लोग खुद बता रहे हैं कि मेरा नाम क्या है। तो ई से मीनिंग क्या होता है, ईस्ट। अब ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, चार क्या है, बीस सहेलियां तो ही नहीं, चार क्या है, दिशा है। तो ईस्ट माना कौन सी दिशा होती है, अरे ईस्ट यानी कौन सी दिशा होती है, पूर्व। तो हम लोगों ने सेकंड चरण का नाम क्या सेट कर लिया, पूर्व या पूर्वी राजस्थान संघ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, जे। अब जे का होता है, क्या होता है, ज्वाइंट। ज्वाइंट यानी होता है जुड़ना, ज्वाइंट यानी क्या होता है, जुड़ना। और जुड़ने को अच्छी सी हिंदी में मैंने क्या लिख दिया,
कि जुड़ने को अच्छी सी हिंदी में मैंने क्या लिखा, तो नाम क्या पड़ गया, क्या पड़ गया, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, बी, रटना नहीं है, खुद बता रहे कि हमारे नाम क्या है। तो बी से मीनिंग क्या हो गया, तुमने बचपन में खूब पढ़े, स्मॉल बिग बिग स्मॉल, तो बिग माने क्या होता है, क्या होता है, बड़ा। और बड़े को अच्छी सी हिंदी में मैंने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, वृहद। तो नाम मैंने क्या सेट कर लिया, क्या सेट कर लिया, वृहद राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, जे बी। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, जे बी। ठीक है, अब जे का मीनिंग तो क्या हो गया, और बी का मीनिंग क्या हो गया, तो हो गया जॉइंट बिग। तो नाम क्या हो जाएगा, तो जेबी का नाम क्या हो जाएगा, जॉइंट बिग, यानी क्या नाम हो गया, संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, आर। आर से तो मीनिंग तुम्हारे लिए क्या हो गया, राजस्थान। और ओ से ऑर्गेनाइजेशन लिखो, चाहे तो ओ से तुम लोग क्या भी लिख सकते हो, क्या भी लिख सकते हो, ओरिएंटल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन बोलो, चाहे राजस्थान ओरिएंटल, बात एक ही है। और ओरिएंटल का मीनिंग क्या होता है, तो क्या होता है, संघ, या क्या होता है, समूह। तो हमने ये नाम क्या सेट कर लिया, क्या सेट कर लिया हमने, राजस्थान संघ। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, वही है। इसे तीन नाम से याद रखते हैं, तीन नाम क्या क्या है, क्या बोलोगे, या तो नवीन, या क्या बोलोगे, वर्तमान, या इसे क्या बोलोगे, तो आप बताओगे इसे क्या बोलोगे, आधुनिक राजस्थान। तो पहला काम कंप्लीट हो रहा है कि हमें सातों चरणों के नाम सीक्वेंस से क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इस लाइन से हमेशा के लिए सीक्वेंस से क्या रहेंगे, याद रहेंगे। एक लाइन याद रखनी, क्या याद रखोगे, मैं, जब, जब, रो, या, ये शायद अब ऐसा याद हो जाएगा कि तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी, तुम्हारा रिटायरमेंट भी पूरा हो जाएगा। 60 साल की उम्र में पूछेगा कि एकीकरण के 7 चरणों के नाम क्या थे, तुम हमेशा के लिए क्या करोगे, सही जमाओगे। ठीक है, जब हमें ऐसी चीजें याद हो तो हम एग्जाम में आने वाले ऐसे किसी प्रश्न में अटकेंगे क्या, नहीं अटकेंगे। अब यहाँ पे काम की चीज क्या, वो देखो कि एकीकरण का पहला क्षण क्या बना है, सेकंड क्या बना है, पूर्व राजस्थान संघ। थर्ड क्या बना है, संयुक्त राजस्थान। फिर क्या आया, वृहद राजस्थान। फिर क्या है, संयुक्त वृहद। फिर क्या है, राजस्थान संघ। और फिर सातवां तीन नाम से याद रखते हैं, क्या, नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान। तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि मत्स्य संघ से लगा के नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान, ये आरोही क्रम में लिखे गए कि अवरोही क्रम में लिखे गए। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही तुम्हारे तक, आ रही, हिंदी में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो ये जो लिखे हैं, पहला चरण मत्स्य संघ, फिर ये लास्ट लास्ट नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान, तो ये कौन सा क्रम लिखा गया, आरोही लिखा गया क्या अवरोही। तो तुम, ये तो आइडिया लग रहा है कि आरोही किसको कहते हैं, अवरोही किसको कहते हैं, है? आप बताओ देखे, अवरोही किसको कहते हैं, है? अवरोही का मीनिंग क्या होता है, बड़े से छोटा। और आरोही का मीनिंग, आरोही का मीनिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो ये किस पैटर्न में लिखा गया है, आरोही में। किस में लिखा गया है, और अवरोही में लिखे तो पहले क्या आ जाएगा, नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या सीन है वो देखो। तो पहला काम तो तुम्हारा यहाँ कंप्लीट हो गया कि सातों चरणों के नाम क्रम से जमाना वो तुम्हें आना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम कि तुम्हें सातों चरणों की तारीखें भी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, अब सातों चरणों की तारीखें में दो तो वैसे भी याद रहती है कि तुम्हारा पहला चरण कब पैदा हुआ था, कब शुरू हुआ था, 18 मार्च 1948। और खत्म कब हुआ, खत्म कब हुआ, 1 नवंबर 1956। यानी सात में से दो डेट तो तुम्हें ऑलरेडी क्या है, याद है। याद केवल कितनी करनी है, पांच ही तो याद करनी, वो भी आसान है। कैसे याद करते हैं वो देखो कि राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था मत्स्य संघ, किस तारीख को बना, 18 मार्च 1948। अब 18 मार्च 1948 को पहला क्षण बना, तो अगला क्षण कब बनेगा, कुछ मत करो, इसी 18 मार्च के 1 वीक बाद, यानी कितने सप्ताह बाद, एक सप्ताह यानी 7 दिन बाद। तो 18 मार्च 1948 को पहला क्षण बना, तो दूसरा क्षण बनेगा उसी 18 मार्च के एक सप्ताह बाद। तो 18 मार्च के 7 दिन बाद क्या डेट आएगा, तो 18 मार्च के 7 दिन बाद क्या तारीख आ जाएगा, 25 मार्च 1948। तो सात में से कितना डेट ब्लैक बोर्ड पे आ गया, तीन। कितना डेट आ गया, तीन। याद के अब कितना और करना है, चार। चार भी आसान है, कैसे निकालते वो देखो कि अगला डेट क्या आएगा। तो वापस शुरू करो, कहां से, 18 मार्च 1948 से। अब 18 मार्च 1948 के एक सप्ताह बाद आया सेकंड डेट, और इसी 18 मार्च के अब एक सप्ताह बाद नहीं, अब वापस कितने महीने बाद, एक महीने बाद। तो 18 मार्च के एक सप्ताह बाद आया 25 मार्च 1948। तो 18 मार्च के एक महीने बाद क्या तारीख आएगा, तो 18 मार्च के एक महीने बाद क्या तारीख आ जाएगा,
18 अप्रैल 1948, ठीक है, यानी एक डेट था एक सप्ताह बाद और नेक्स्ट डेट है उसी के एक महीने बाद। तो 18 मार्च 1948 को पहला चरण बना, ठीक है, सेकंड चरण बना 18 मार्च के एक सप्ताह बाद, यानी कब बना, 25 मार्च 1948, और वापस तीसरा डेट कब होगा, तो 18 मार्च के एक महीने बाद, यानी कब बना है, 18 अप्रैल 1948। तो सात में से कितना डेट ब्लैक बोर्ड पे आ गया, 4, बचा केवल कितना, 3। 3 का कोई तरीका नहीं है, वो मैंने भी याद की है, तुम्हें भी क्या करनी है, याद करनी है, याद होना चाहिए, कुछ तो काम करेंगे ना अपन, ठीक है। तो चौथा डेट क्या है, तो चौथा डेट जो है वो क्या होगा, 30 मार्च 1949। पांचवी तारीख क्या होगी, तो पांचवी तारीख जो है वो क्या होगी, 15 मई 1949। और छठी डेट क्या होगी, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो दो काम यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, कि सातों चरणों के नाम क्रम से याद होने चाहिए, इस लाइन में सेट किया, क्रम से हमेशा के लिए सेट हो गए, प्लस सातों चरणों की तारीखें भी क्या होनी चाहिए, कैसे भी याद हो, कल की तारीख में सातों चरणों का नाम और सातों चरणों की तारीखें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऐसा प्रश्न बनेगा, क्या करेंगे यहाँ से लोग कि एक ही कण का कोई चार चरण निकालेंगे, जैसे मान लीजिए क्या रख देंगे, वो क्या लिख देंगे, वृहद राजस्थान। मान लो एग्जामिनर क्या लिख देता है, संयुक्त राजस्थान, या मान लीजिए एग्जामिनर क्या लिख देता है, पूर्व राजस्थान संघ, या मान लीजिए एग्जामिनर जो है एक नाम जो है वो क्या लिख देता है, क्या लिख देता है वो, क्या लिख देता है, मत्स्य संघ, ठीक है। अब चार तारीखें दे देते हैं, ठीक है, एक इसके सामने लिख देता है, मान लो अपन क्या, 23 मार्च 1949, ठीक है, इसके सामने लिख देता है वो क्या, 18 अप्रैल 1948, ठीक है, पूर्व राजस्थान संघ के सामने लिख देता है वो, ठीक है, क्या, 26 जनवरी 1950, ठीक है, या एक डेट जो है वो मान लीजिए क्या लिख देता है वो, क्या लिख देता है, 18 मार्च 1948, ठीक है। अब यहां से तीन चार तरह के प्रश्न और बनते हैं, कैसे बनते हैं, एक तो चार चरण चार तारीख है, ठीक है, मान लो इन तारीखों को भी आगे पीछे कर लेता है वो, तो कभी कभी एक प्रश्न ऐसा बन जाता है, क्या प्रश्न बनता है, एक तो सुमेलित करो, मिस मैच वाला प्रश्न, इनमें तारीखें आगे पीछे करके तुम्हारे को पूछेगा, खैर मैंने अभी आगे पीछे सब यूं लिख रखी केवल तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, कि चार चरण है, चार डेट, उसके सामने क्या करेगा, मास्टर लिख देगा, और तुम्हारे को पूछेगा कि इन प्रश्न इन चरणों को क्या करो, सुमेलित करो। ये बहुत आसान लगता है, ये बहुत क्या लगता है, आसान लगता है, क्योंकि इसमें अपने को अच्छे से पता होता है कि एक आधा ऑप्शन सेट हुआ नहीं, दो तीन ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, छिड़ जाते हैं, तो मास्टर को लगता है यार इसमें छोरे छाबरों का दिमाग क्या होता है, कम खर्च होता है, तो उन्होंने ये चीजें आजकल पूछना क्या कर दी है, बंद कर दी है, नहीं पूछते हैं आजकल, ठीक है। फिर इसको बंद करके इन मास्टर लोगों ने एक नया चालू किया, मास्टरों को लगता है कि छोरे छाबरों का दिमाग इसमें ज्यादा खर्च होता। यही प्रश्न किस पैटर्न में आया, युग्म असंगत है, किस पैटर्न में आया, युग्म असंगत है, चार चरण लिखे हैं, चार तारीखें लिखी है, मास्टर पूछ रहा है युग्म असंगत है, ठीक है। अब युग्म असंगत वाली कंडीशन में अगर ये प्रश्न आ जाए तो अब कैसे होगा, ये तीन चरणों की तारीखें उसके सामने सही लिखी होगी कि गलत लिखी होगी, तीन चरणों की तारीखें उसके सामने सही लिखी होगी, गलत लिखी होगी, सही लिखी होगी, किसी एक की क्या लिखी होगी, वो गलत वाली क्या करनी पड़ेगी, पहचाननी पड़ेगी, उसका गोला मारना पड़ेगा। लेकिन एग्जामिनर ने आजकल ये चीज पूछना भी क्या कर दी है, उसको भी लग रहा है इसमें भी दिमाग कम खर्च हो रहा है, ठीक है। फिर एक नया पैटर्न और लिया उसने, वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, युग्म संगत है, ये क्या पूछ रहा है, युग्म संगत है, और ये युग्म संगत वाली कंडीशन में ये प्रश्न आ जाए तो क्या होगा, तीन की तारीखें सही लिखी होगी कि गलत, तीन की तारीखें क्या लिखी होगी, गलत, किसी एक की ही तारीख क्या लिखी होगी, सही, वो सही वाला तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और ये युग्म संगत वाला कंडीशन जल्दबाजी में अक्सर एग्जाम हॉल में क्या होता है, गलत, क्योंकि वो बेचारा मास्टर पूछ तो रहा था युग्म संगत है, और हम एग्जाम हॉल में इतनी जोरदार फॉर्म में है कि साला वो अपना दिमाग क्या पढ़ रहा है वहां पे, संगत है, वो लिख रहा है वो संगत है, अपने को पहले ही आंसर गलत लगता है, अपन पहले भी गोला टेक देते हैं, अपना प्रश्न आया अभी क्या हो गया, गलत, खैर अपन नहीं उलझे। आजकल मास्टर ने ये चीज पूछना भी क्या कर दी है, ये नहीं पूछ रहा है इतना सरल प्रश्न, आजकल पैटर्न बिल्कुल क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। वो तो पूछ रहा है कि एक ही कण की चार चरण लिखे हैं, उसके सामने कितनी तारीखें लिखी गई है, चार, बताओ कितने चरणों की तारीखें उसके सामने सही लिखी हुई है। अब वो मजे तो फिर तुम्हारे आगे लेता है, कैसे, वो मास्टर पागल जैसे क्या करता है, क्या देगा, केवल एक,
फिर वो बीमारी लिखेगा, केवल 2 या 3। फिर वो मास्टर फिर बेंडा बनाएगा अपने को, केवल 1, 3 या 4। फिर लिखेगा केवल, जैसे भी आए। समझ रहे हो, पैटर्न ये चल रहा है। पैटर्न क्या चल रहा है, ये चल रहा है ना। तो आजकल मास्टर सुमेलित करो पूछ रहा है, ना युग्म संगत है पूछ रहा है, ना युग्म संगत पूछ रहा है। वो तो 4 चरण लिख रहा है, 4 तारीखें सामने खुद ही लिख रहा है। वो तो इतना ही पूछ रहा है कि बताओ कितने चरणों की तारीखें सही लिखी है या कितने चरणों की तारीखें क्या लिखी है। फिर मजे लेना आगे चालू करते हैं। फिर वो मजे लेते हैं क्या, केवल 1 की सही लिखी, केवल 2 और 3 की सही लिखी, फिर केवल 1, 3, 4 की सही लिखी, फिर केवल 4 की सही लिखी। इस पैटर्न पे क्या आ रहा है, पूरा का पूरा क्या आ रहा है, प्रश्न पूरे अभी लगातार जो ये एग्जाम हो रहे हैं ना, पूरे प्रश्न लगभग 90% प्रश्न जो है वो केवल इसी पैटर्न पे मिल रहे हैं। पहले तो प्रश्न पूछते थे कि 4 लाइन में से कौन सी लाइन गलत लिखी है, तो एक ही ढूंढनी है। लेकिन वो मास्टर लोग क्या कर रहे हैं कि हमने तुम्हारे सामने कोई 4 लाइन लिखी है किसी भी टॉपिक की, बताओ इन लाइनों को पढ़ के बताओ कि कौन सी लाइन सही लिखी गई या कौन सी गलत। अब 4 में से एक सही ढूंढना या एक गलत ढूंढना वो फिर भी आसान है, लेकिन फिर उसको क्या करते हैं, वो मजे लेते हैं वापस। केवल एक लाइन सही है, फिर लिखेंगे केवल दूसरी और तीसरी सही है, फिर लिखते हैं तीसरी और चौथी सही है, फिर लिखते हैं 1, 2, 3, 4 चारों क्या है, सही है। प्रश्न को और पेचीदा करना इन लोगों ने क्या कर दिया, शुरू किया। इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो हमें ये सारी चीजें इस पैटर्न को समझ में आना चाहिए, क्योंकि पेपर पेपर जो है वो बिल्कुल इसी थीम के ऊपर क्या बन रहा है आजकल, पूरे पूरे क्या बन रहे हैं पेपर। तो अपना पहला काम तो अपन वहां तक अभी नहीं उलझे, लेकिन पहला काम हमारा यहाँ 2 काम कंप्लीट होता है। 7 चरणों के नाम हमें क्रम से क्या होने चाहिए, और 7 चरणों की तारीख हमें क्या होनी चाहिए। तो इसको ऐसा कैसा कॉपी में छाप लो एक बार तो। ठीक है, 18 मार्च 1948 को ना पहला चरण बना था। एम, एम से क्या बन गया, मत्स्य संघ। ठीक है, फिर 25 मार्च 1948 को सेकेंड चरण बन रहा ई। ई से हम लोगों ने क्या सेट किया, ईस्ट। और ईस्ट माना कौन सी दिशा होती है, पूर्व। तो नाम क्या पड़ गया, पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, फिर जे, जे का क्या सेट किया हमने, ज्वाइंट। ज्वाइंट यानी होता है जुड़ना, और जुड़ने को अच्छी से हिंदी में क्या लिख दिया, संयुक्त। तो नाम क्या पड़ गया, संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान किस तारीख को बना, 18 अप्रैल 1948। फिर लिखते हैं बी। बी से मीनिंग होता है बिग, बिग माना बड़ा। और फिर हमने बड़े को अच्छी हिंदी में क्या लिख दिया, वृहद। तो नाम क्या पड़ गया, वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान की तारीख को बना 30 मार्च 1949। फिर जे बी, ज्वाइंट बिग। जे से ज्वाइंट, बी से बिग। तो ज्वाइंट यानी तो हुआ संयुक्त, बिग यानी क्या हुआ, वृहद। तो नाम क्या पड़ गया, संयुक्त वृहद राजस्थान। और संयुक्त वृहद राजस्थान किस तारीख को पैदा हुआ, 15 मई 1949। फिर आर ओ, आर से तो मीनिंग हो गया राजस्थान, ओ से ऑर्गेनाइजेशन लिखो या ओरिएंटल लिखो, बात एक ही है। ओरिएंटल का मीनिंग भी क्या होता है, संघ या समूह। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग भी संगठन समूह ही होता है।
तो हमने क्या वर्ड सेट कर लिया, राजस्थान संघ। और किस तारीख को बना, 26 जनवरी 1950। फिर लिखा वाई ए। वाई ए को डायरेक्ट याद रखो, तीन नाम से याद रखते हैं, क्या बोलते हैं, नवीन या वर्तमान या आधुनिक राजस्थान। किस तारीख को बना था ये, 1 नवंबर 1956। ईस्ट में है 25 मार्च 1948, है ना। पूर्व राजस्थान संघ का तारीख क्या है, 25 मार्च 1948। अभी हो गया तुम्हारा सबका है। ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है, छोरिया लिख के बैठ गई, छोरे अभी भी लिख ही रहे हैं आजकल सब उल्टा ही हो रहा है वैसे है। अरे वो लिख ही रहे हैं छोरे, अभी तक छोरे ने लिख दिया है। तुम्हें कौन सी सुंदर राइटिंग में कॉपी भर के मार साहब से गुड लेना है? अभी बढ़े यहाँ से आगे अपन, मेरे हिसाब से सबने लिख लिया, कोई लिखने से रह गया तो रुक जाऊंगा मैं पहले। ठीक है, लिख दे भाई लिख दे। एक दो क्लास तो हम लोग भी नाटक करते हैं, फिर हम पूछते भी नहीं है। अभी हो गया, चले यहाँ से आगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या, वो देखो कि अपन पढ़ना तो आराम से कल से शुरू करेंगे, ये तो वो बात है जो एकीकरण पढ़ने से पहले हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब यहाँ से आगे क्या, वो देखो कुछ छोटी छोटी बातें सीखनी है। कैसे कि हमारे पास कितनी रियासतें हैं, भाई हमारे पास कितनी रियासतें हैं, 19 रियासत है। ठीक है, अब इन 19 रियासतों में कभी कभी मास्टर पूछता है कि बताओ इन 19 रियासतों में राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है। तो तुम बताओगे कि हमारी जो 19 रियासतें थी, उन 19 रियासतों में इतिहास में सबसे पहले कौन सी रियासत का अस्तित्व आया था, मेवाड़ का। यानी 19 रियासतों में सबसे पहले कौन सी रियासत पैदा हुई थी, मेवाड़। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की कौन सी रियासत, 19वीं, भी टोटली रियासत 19 है, तो 19वीं रियासत मतलब वो 19वीं रियासत क्या होगी, सबसे अंत में बनी होगी। और सबसे लास्ट में बनी, इसलिए सबसे ज्यादा क्या भी रहेगी, नवीन भी रहेगी। तो राजस्थान की नवीन और अंतिम रियासत कौन सी थी, तो आप लोग बताओगे कि राजस्थान की नवीन और अंतिम रियासत जो थी वो कौन सी थी। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की वो रियासत जो किस आधार पे सबसे बड़ी है, और राजस्थान की वो रियासत जो क्षेत्रफल के आधार पे क्या होगी, सबसे बड़ी रियासत। तो तुम्हें कोई पूछे तो तुम लोग बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। तो आप बताओगे कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। तो लेकिन एग्जामिनर ने अभी किसी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया और इतना सीधा प्रश्न दिया कि बताओ निम्न में से कौन सी रियासत राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी है, उस मास्टर ने जोधपुरी ऑप्शन में नहीं दिया था। जोधपुर होता तो काम हो जाता। तो ध्यान रखना, जोधपुर ऑप्शन नहीं हो तो उस कंडीशन में हमारा सेकंड आंसर क्या होगा, जोधपुर नहीं होने की कंडीशन में सेकंड ऑप्शन तुम्हारा क्या है, बीकानेर। इसके अलावा राजस्थान की वो रियासत जो किस आधार में सबसे बड़ी है, तो जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो आप बताओगे कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, और अभी दोनों में सेम आंसर मानना है। ठीक है, कि राजस्थान की वो रियासत जो क्षेत्रफल और किस आधार पर, जनसंख्या, इन दोनों के अकॉर्डिंग राजस्थान में सबसे छोटी रियासत कौन सी है। तो आप बताओगे कि इन दोनों के अकॉर्डिंग राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है, शाहपुरा। तो राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, राजस्थान की नवीन और अंतिम रियासत कौन सी है, झालावाड़। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी है, जोधपुर, और जोधपुर ऑप्शन में नहीं हो तो बीकानेर। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, और दोनों में क्षेत्रफल एंड जनसंख्या दोनों के अकॉर्डिंग सबसे छोटी रियासत कौन सी है। ये जो शाहपुरा रियासत है वो भीलवाड़ा वाला है, कहाँ वाला है ये, बाकी एक शाहपुरा जयपुर के पास भी आता है वो अलग है। ये शाहपुरा जो रियासत है ये कहाँ का लोकेशन है, भीलवाड़ा का। तो लिखो, देखें, लिखो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत।
राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। लिखो मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। नेक्स्ट लिखो। लिखो राजस्थान की नवीन व अंतिम रियासत। राजस्थान की नवीन व अंतिम रियासत झालावाड़। राजस्थान की नवीन व अंतिम रियासत झालावाड़। नेक्स्ट लिखो। लिखो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत। जोधपुर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। और मान लो जोधपुर ऑप्शन में नहीं आए, तुम जोधपुर को एक तो मारवाड़ भी कह सकते हो ना, और जोधपुर ऑप्शन में नहीं हो तो तुम्हारा सेकंड उत्तर क्या होगा? बीकानेर होगा ना। बाकी जोधपुर पहले तो जोधपुर से काम हो जाएगा तुम्हारा ना। नहीं है तो उस कंडीशन में सेकंड आंसर क्या होगा? बीकानेर। नेक्स्ट लिखो। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी रियासत। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी रियासत जयपुर। और दोनों में सबसे छोटी कौन सी है? शाहपुरा। क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों के आधार पर सबसे छोटी रियासत कौन सी होगी? शाहपुरा है ना, ये भीलवाड़ा वाला लोकेशन है। क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों के आधार पर सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। शाहपुरा। अभी लिखा आप सब लोगों ने यहां तक? अभी मैं बढ़ू यहां से आगे? सब कंप्लीट है, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या, वो देखो कि अभी भी अपन ने एकीकरण पढ़ना चालू नहीं किया। वो एकीकरण तो अपन कल से पढ़ना चालू करेंगे। ये तो वो बातें हैं जो एकीकरण पढ़ने से पहले हमें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अब तो क्या है कि वो पहला आदमी कौन था जिसने ये बताया, क्योंकि उस आदमी को पहले से यकीन था कि जब हम भारत को खाली करके जाएंगे। उस आदमी को क्या यकीन था कि जब हम भारत को खाली करके जाएंगे तो भारत को बिखरा बिखरा सा छोड़ के जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। माउंट बेंटन योजना से हमें भारत क्या मिला? बिखरा बिखरा मिला। हमें देसी रियासतों के बारे में कोई गाइडलाइन नहीं मिली और बेतुका ऑप्शन देके चले गए कि ये पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में चली जाए या फिर स्वतंत्र रहे। तो अब हुआ क्या कि एक आदमी को बहुत पहले से आइडिया था कि जब हम भारत को खाली करके जाएंगे तो भारत को बिखरा बिखरा सा छोड़ के जाएंगे, और हमारे जाने के बाद भारत के लोग भारत का एकीकरण कैसे करेंगे। यानी एक आदमी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि हमारे जाने के बाद भारत के लोग भारत का एकीकरण कैसे करें। यानी एकीकरण का पहला आइडिया जो था वो एक आदमी कब दे चुका था? 1939 के अंदर। और वो कोई अंग्रेज ही था। और 1939 में वो अंग्रेज जो था वो ये था। कौन था? वायसराय। कभी ऐसा नाम सुना हो तुम लोग? है? आदमी होता है कि औरत है? अरे वायसराय क्या बीमारी है जानते हो? है? देखो क्या है, मैं तुम्हें बता दूं। वायसराय पोस्ट का नाम है। किसका नाम है? पोस्ट का नाम है, पद का नाम है, किसी आदमी औरत का नाम नहीं है। और वायसराय कौन होता है? अंग्रेजों का भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, जिसको पहले किस नाम से पुकारते थे? क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल। यानी इंडिया का सबसे बड़ा बॉस। जैसे आज राष्ट्रपति होता है ना, इंडिया का सबसे बड़ा बॉस वही है। तो वैसे उस जमाने में राष्ट्रपति को क्या बोलते थे? इससे बड़ा कुछ भी नहीं था। उसी गवर्नर जनरल को कब से, बस गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया? वायसराय। यानी भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी। और इस समय एक आदमी भारत का वायसराय था। उस आदमी ने सबसे पहले एकीकरण की आउटलाइन दे दी। कौन से ईयर में? 1939 में। उस आदमी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम भारत को खाली करके जाएंगे तो भारत के लोग हमारे पीछे भारत को एक कैसे करेंगे। तो एकीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला वो पहला आदमी कौन था? तो उस आदमी का नाम क्या था?
मैं एक बार लिख दूं, फिर कोशिश करो देखें क्या नाम लिखा है। हाँ कोई बात नहीं है, नाम पढ़ने में आ रहा है। आदमी का नाम क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो। अभी अंग्रेज लोग हैं ना, तो इनके नाम बबरलाल मांगीलाल नहीं होते हैं, इनके नाम ऐसे ही होते हैं। और ये किस पोस्ट का बंदा है? छोटा मोटा आदमी नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी रह चुका। कौन सा आदमी? लॉर्ड लिनलिथगो। तो एकीकरण की रूपरेखा सबसे पहले 1939 में भारत के किस वायसराय ने दी थी? लॉर्ड लिनलिथगो। अब हमें बात करनी है हमारे कहाँ की? राजस्थान के राजाओं की ओर से। राजस्थान के राजाओं की ओर से सबसे पहले एकीकरण का प्रयास कहाँ के आदमी ने किया? और सबसे पहले राजस्थान में कोटा के राजा कौन थे? भीम सिंह सेकंड। तो राजस्थान के राजाओं की ओर से एकीकरण का झंडा उठाने वाला या एकीकरण का प्रयास करने वाला पहले ही आदमी कहाँ का था? कोटा। और कोटा के राजा का नाम क्या था? भीम सिंह सेकंड। तो दोनों बातें नोट करनी, वो नोट करो। देखो 1939 में पहली बार, 1939 में पहली बार, 1939 में पहली बार भारत के वायसराय, 1939 में पहली बार भारत के वायसराय, 1939 में पहली बार भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने, 1939 में पहली बार भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने, लॉर्ड लिनलिथगो ने, लॉर्ड लिनलिथगो ने एकीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। लॉर्ड लिनलिथगो ने एकीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। लॉर्ड लिनलिथगो ने एकीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। लॉर्ड लिनलिथगो ने एकीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट लिखो। ये लिख दिया था सबने, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। राजस्थान के राजाओं की ओर से, लिखो राजस्थान के राजाओं की ओर से, राजस्थान के राजाओं की ओर से सर्वप्रथम एकीकरण का प्रयास, राजस्थान के राजाओं की ओर से सर्वप्रथम एकीकरण का प्रयास, राजस्थान के राजाओं की ओर से सर्वप्रथम एकीकरण का प्रयास कोटा शासक, सर्वप्रथम एकीकरण का प्रयास कोटा शासक भीम सिंह सेकंड ने किया था। सर्वप्रथम एकीकरण का प्रयास कोटा शासक भीम सिंह सेकंड ने किया था। कोटा शासक भीम सिंह सेकंड ने किया था। ठीक है, तो अपनी बातें अपन अभी यही रोक लेते। देखो अभी भी अपन ने एकीकरण पढ़ना चालू नहीं किया है। ये तो वो बातें हैं जो एकीकरण पढ़ने से पहले हमें क्या होनी चाहिए याद। अब देखो क्या है कि बातें धीरे धीरे बढ़ना क्या हो रही है शुरू। आगे मास्टर क्या पढ़ाएगा या क्या पढ़ना बाकी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी तक जो मास्टर ने पढ़ा दिया वो हमें याद है या नहीं है। तो कल मैं आती कॉपी बंद करके ना हाथ खड़े करके पूछूंगा जितनी बातें लिखी है, तो कल की तारीख में क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बाकी बात कल करेंगे।